morning, sir. Good morning, sir. Morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. कल लास्ट क्या डिस्कस कर रहे थे? कितने पैकेट परिवार? अच्छा, ये करवा दीजिए। वो बॉल टिप में वो भी करवा दिया था। देखिए आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड। फर्स्ट पॉइंट, इट इज नॉन विस्कस फ्लूइड। इट इज नॉन विस्कस फ्लूइड। आप लोगों को आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, लिखिए आइडियल फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी। फर्स्ट पॉइंट, इट इज नॉन विस्कस फ्लूइड। सेकंड पॉइंट, नॉन कंप्रेसिबल, नॉन कंप्रेसिबल। थर्ड पॉइंट, streamline flow, streamline flow. And fourth point, there is no rotational effect. There is no rotational effect. देखिए जो फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा कि नॉन विस्कस फ्लूइड है, इसका मतलब फ्लूइड्स में भी अगर ये फ्लूइड्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हर एक लेयर्स के बीच में क्या होता है, एक अपोजिंग फोर्स डेवलप होती है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात करें ग्राउंड पे, अगर मैं किसी ब्लॉक को मूव कर रहा हूँ तो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, ठीक। वैसे अगर फ्लूइड अगर आपके मूव कर रहे हैं तो हर एक लेयर दूसरे लेयर पे क्या करता है, एक विस्कस फोर्स लगाता है, जो कि फ्रिक्शन ही है, अपोजिंग फोर्स लगाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्कस। अब यहाँ पे हम लोगों ने आइडियल फ्लूइड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग कोई भी फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो आपने लिखा, नॉन कंप्रेसिबल। नॉन कंप्रेसिबल का मतलब क्या हुआ, इसके वॉल्यूम को हम लोग डिक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है कि मैंने पिस्टन, अगर मैं किसी भी सिस्टम में रखूं फ्लूइड को, ऊपर से पिस्टन को कंप्रेस करने की कोशिश करूं तो फ्लूइड को वो कंप्रेस नहीं कर सकता, लेकिन प्रैक्टिकली कंप्रेस होता है फ्लूइड, ठीक है। थर्ड पॉइंट, स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए पाइपलाइन, इस पाइपलाइन में फ्लूइड मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। मैंने कहा कि एक पॉइंट ये ए है, एक पॉइंट ये बी है, यहाँ पे वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब जब भी फ्लूइड ए पोजीशन को क्रॉस करेगा उसकी स्पीड हमेशा 10 मीटर पर सेकेंड होगी, स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब। अगर वो बी पोजीशन को क्रॉस कर रहा है तो हमेशा उसकी स्पीड बी पोजीशन पे
20 मीटर पर सेकेंड। कभी भी फ्लूइड ओवरटेक करने की कोशिश नहीं करता, इंडिविजुअल पार्टिकल कभी भी ओवरटेक नहीं करते हैं। और लास्ट पॉइंट आपने लिखा इरोटेशनल इफेक्ट, मतलब कि हम लोग कोई भी रोटेशनल इफेक्ट को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। थोड़ा इमेजिन कीजिए कि ये आगे वाला फ्लूइड है, इसके पीछे वाला फ्लूइड है, ये इसकी स्पीड अगर 30 मीटर पर सेकेंड है और इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको ओवरटेक करने की कोशिश करेगा। अगर ये ओवरटेक करने की कोशिश करेगा तो आपने कई बार देखा होगा नदी वगैरह में ऐसे वाटर रोटेट करने लग जाता है, ठीक है, उसे वो कहते हैं रोटेशनल इफेक्ट। ठीक, जो हम लोग यहाँ पे आइडियल कंडीशन पे नहीं कंसिडर करते। अभी हम लोग जितनी भी चीजें बातें करेंगे वो सब आइडियल केस के लिए बात करेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग विस्कस और स्टोक्स लॉ को अलग से पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने काइनेमेटिक्स भी यही किया था, पूरी सब चीजें क्वेश्चन किए थे आइडियल कंडीशन पे, मतलब कि कोई भी एयर फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया था और जी को कांस्टेंट माना था। ठीक है, कि 20 मीटर तक मैंने इसको फेंका या 20 मीटर हाइट से इसको ड्रॉप कर रहा हूं, तो बताइए कितना टाइम लगेगा। जी हमेशा वेरी करता है, आपने ग्रेविटेशन पढ़ा हुआ है। अगर मैं 1 सेंटीमीटर भी ऊपर जाऊंगा तो जी का वेरिएशन आएगा, भले वो वेरिएशन बहुत ही स्मॉल, लेकिन हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। ठीक, तो हम लोग आइडियल कंडीशन में फिजिक्स में सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसके बाद जो प्रैक्टिकल कंडीशन है उसको अलग से आखिरी में वैल्यू पुट करके देख लेते हैं कि हाँ प्रैक्टिकली क्या हो रहा हो। क्लियर है? Yes. चलिए फर्स्ट पॉइंट डालिए, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कुछ नहीं है, यहाँ पे मास पर सेकंड क्या है, कांस्टेंट है। क्योंकि अभी आपने कहा कि स्ट्रीमलाइन फ्लो है, मैंने कहा कि मान लीजिए पाइपलाइन है, ये एक पाइपलाइन है। अब थोड़ा अलग लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन करवा दो। ये एक पाइपलाइन है, एक ऐसी पाइप है। ठीक, यहाँ पे जो स्पीड थी वो थी v1 और इसका जो क्रॉस सेक्शन था वो था a1। ठीक है, पाइप का। अब जब फ्लूइड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस वाले पोजीशन पे इसकी स्पीड है v2 और एरिया है a2। बेसिक क्या है, हम लोग ये कहते हैं कि जो मास पर सेकंड मूवमेंट हो रहा है फ्लूइड का वो कांस्टेंट है। बेसिक ये है इक्वेशन का। ये तो आपको पता है कि a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, सभी को पता है। ठीक, लेकिन बेसिक, क्योंकि अगर थ्योरी क्वेश्चन पूछेगा तो वो बेसिक पूछता है। जैसे कि आपसे पूछा कि जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो है क्या, वो एनर्जी कंजप्शन। ठीक है, ये बेस हुआ। वैसे अगर मैंने कहा कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है क्या, तो ये क्या है, मास पर सेकंड क्या है, ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर आप लोग बात करें कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, तो आप लोग कहेंगे इट इज द कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मतलब कि मास पर सेकंड यहाँ पे पाइप में जितना एंटर कर रहा होगा उतना ही मास पर सेकंड यहाँ से पाइप से एग्जिट करेगा। लिख लीजिए, इट इज a conservation of mass. Mass entering per second is equal to mass exiting per second from the pipe. क्योंकि थियरी में एक बार यही पूछा गया था कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस पे बेस्ड है, या आपका कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है। अब ये बताइए, मास पर सेकंड अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। लिक्विड का डेंसिटी तो सेम रहेगा, चाहे ए पॉइंट पे बात करो या तो बी पॉइंट पे बात करो, डेंसिटी तो वही है। तो इसका मतलब मास entered per second is equal to mass exit per second। आपने मास को लिखा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम एंटर्ड पर सेकेंड इज इक्वल टू वॉल्यूम एग्जिट पर सेकेंड। और वॉल्यूम अगर लिखना है, आपने कहा यहाँ पे स्पीड v1 है, इसका मतलब 1 सेकंड में कितने डिस्टेंस कवर करेगा, v1।
तो ये तो एक सिलेंडर बन गया ना, ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इनटू लेंथ। तो ये क्या आ जाएगा, A1 V1, उसी तरीके से इधर A2 V2। क्लियर है? नोट कर लिया? yes, ठीक है। तो इसमें दो पॉइंट को याद रखिएगा, ये मास कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है और आपका A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। नेक्स्ट, पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या है, अगर कोई भी फ्लूइड है, अगर उसमें मैंने प्रेशर एक्सर्ट किया किसी भी पॉइंट पे, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा हर एक पॉइंट पे। यह है पास्कल्स लॉ। अगर आपने लिक्विड में किसी भी पॉइंट पे प्रेशर एक्सर्ट किया, तो वो इक्वली ट्रांसफर होगा हर एक पॉइंट। ठीक, तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, हाइड्रोलिक लिफ्ट। आपने कहा कि इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, यहां पे आपने प्रेशर एक्सर्ट किया P0, तो यहां पे भी कितना प्रेशर आएगा, P0। ठीक, तो आपने कहा कि यहाँ पे जब प्रेशर एक्सर्ट किया तो फोर्स कितना लगाया, F1, और इसका एरिया मान लीजिए A1। तो यहाँ पे भी फोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ F2 और इसका एरिया मान लीजिए A2। आपने कहा कि A पॉइंट पे प्रेशर और B पॉइंट पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम। यही है पास्कल्स लॉ, कि लिक्विड पे अगर मैंने यहाँ पे PA प्रेशर डेवलप किया है, तो हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, PA। ठीक है, इक्वली ट्रांसफर होगा वो। अब प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B। F1 डिवाइडेड बाई A1 इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाई A2। तो यहां से अगर F2 देखें तो F1 डिवाइडेड बाई A1 इंटू A2। अब अगर ये वाला एरिया बहुत ज्यादा है, ठीक, तो यहाँ पे जो F2 प्रोड्यूस होगा इसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि आपने कहा कि पास्कल्स लॉ, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये कांस्टेंट है लिक्विड के हर एक पॉइंट पे। अगर फोर्स पर यूनिट एरिया कांस्टेंट है हर एक पॉइंट पे, और मैं एरिया को अगर मैं इंक्रीज करूं, तो फोर्स को भी इंक्रीज होना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो कांस्टेंट है। ठीक है, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट हम लोग वर्कशॉप वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है, कार को लिफ्ट करने के लिए। ठीक है, क्लियर है सभी को? नोट कीजिए, नोट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बर्नौलीज प्रिंसिपल। मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं, जहां पे रिक्वायरमेंट होगी वहां पे बता दूंगा, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल। इसमें बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहता है, ये भी एनर्जी कंजर्वेशन है। ठीक है, कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से एनर्जी के बारे में बात करते हैं, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो आपने कहा प्रेशर एनर्जी P, पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच, काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर। ठीक, ये क्या रहेगा हमेशा, कांस्टेंट।
यही है बर्नौलीज प्रिंसिपल। इसको बस याद रखिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है तो हर एक पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी होगी वो कंजर्व होगी। यहाँ पे कौन कौन सी एनर्जी के बारे में बात करते हैं? प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी को रिक्वायरमेंट होगी, मेरे को डेरिवेशन भी आना चाहिए तो अलग से पूछ लीजिएगा। डेरिवेशन का कोई यहाँ पे रोल है नहीं, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। जब भी कोई क्वेश्चन मोशन में आए, हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब फ्लूइड मोशन में कर रहा है तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई करो। कुछ भी पूछे तुरंत बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई कीजिए। ये मैंने कहा कि एक पाइप है, लिक्विड फ्लो कर रहा है राइट डायरेक्शन, ठीक है। मेरे से पूछा गया इस पॉइंट पे प्रेशर और इस पॉइंट पे प्रेशर, प्रेशर एट बी, इसका रिलेशन, लिक्विड फ्लो कर रहा है राइट डायरेक्शन। पहला PA is equal to PV, second PA is less than PV, third PA is greater than PV, fourth insufficient data. So second. Second PA is less than PV, क्यों? क्या क्या लॉजिक लगा रहे हैं? मैंने पहले ही बोला कि लिक्विड मोशन में, तुरंत एक बार बर्नौली लगा के देखिए, आपका कॉन्सेप्ट गलत साबित हो जाएगा। नहीं, देखिए सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि यहाँ पे एरिया कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लॉजिक बताए कई बार फ्लूइड में बताए गलत आंसर तक पहुंचा देते हैं। तो थोड़ा सा लॉजिक से बच के आप इक्वेशन को एक बार सॉल्व करके देखिए, बर्नौली अप्लाई करके देखिए, देखिए पता चल जाएगा क्या होगा। P is equal to PV. नहीं Sir, first. नहीं, पहला तो है ही नहीं। और दूसरा भी गलत कह ही दिया, इनसफिशिएंट डेटा होगा नहीं, तो बचा तीसरा। थर्ड करेक्ट है, सोचिए क्यों। बर्नौली अप्लाई कीजिए, पता चल जाएगा। अगर मैं ए पॉइंट पे प्रेशर मतलब कि टोटल एनर्जी लिखूं, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। बी पॉइंट पे प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, यही है ना। अगर मैं ए पॉइंट को बी पॉइंट को देखूं तो ग्राउंड से सेम हाइट पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर एनर्जी पे तो सॉरी पोटेंशियल एनर्जी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब यहाँ पे देखिए PA माइनस PB इज इक्वल टू हाफ रो VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर। अगर मैं एरिया डिक्रीज करता हूँ, किस चीज पे फर्क पड़ता है? वेलोसिटी पे। तो आपने कहा कि यहाँ पे आपने एरिया को डिक्रीज किया, इसका मतलब इस वाले पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी, इसका मतलब VB इज ग्रेटर देन VA। तो ये जो वैल्यू है ये क्या आएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा ना। अगर ये पॉजिटिव आएगा तो VB माइनस PV इज इक्वल टू पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? PA इज ग्रेटर देन PV ना। और अगर आपको लॉजिकली सोचना है तो लॉजिकली कैसे सोचेंगे आप? ये देखेंगे कि यहाँ पे दोनों सेम हाइट पे हैं,
ठीक। अगर दोनों सेम हाइट पे हैं और लिक्विड को ए से बी मूव करना है तो इस वाले पॉइंट पे ज्यादा प्रेशर होना चाहिए। लिक्विड हमेशा हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूव करता है। हो Yes, गया? sir. ठीक है, तो लॉजिकली लिखना चाहते हो उसको भी लिख लीजिए, क्योंकि सेम हाइट पे है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सर लिक्विड को वीवी ए, ग्रेटर कैसे होगा? अरे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाइए ना, एरिया कम करते हैं, पाइप होता है, पाइप को आगे से कंप्रेस कर देते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है ना पानी की। करते हैं कि नहीं? जो कार वॉशर Yes, होता है वो यही sir. करता है। जो पाइप का नोजल होता है ना उसका रेडियस बहुत स्मॉल कर देता है, इसलिए हाई स्पीड से निकलता है पानी। Okay, sir. नोट कर लिया? Yes. Yes. वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, आपने कहा कोई वाटर टैंक है, ये हाइट h है और यहाँ पे आपने क्या किया, होल क्रिएट कर दिया बॉटम पे। ठीक, तो यहां से कितनी वेलोसिटी से लिक्विड बाहर निकल रहा है ये निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने बोला कि ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। हम लोग क्या करेंगे, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे क्या अप्लाई कर दें, बर्नौलीज। अगर मैं ए पॉइंट पे प्रेशर एनर्जी कहूं तो पी नॉट है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, रो जी एच, ग्राउंड को आपने रेफरेंस लिया हुआ है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ रो वी ए स्क्वायर, ए पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी है। पानी यहां से बाहर निकलेगा तो ये ऊपर से लेवल डाउन होगा, तो किसी स्पीड से तो नीचे आ रहा होगा, ये वही वी ए है। बी पॉइंट पे प्रेशर पी नॉट, क्योंकि एयर में आ गया वापस, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि आपने ग्राउंड को रेफरेंस माना हुआ है, और काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर, तो पी नॉट कैंसिल हो गया। अब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाइए। अगर मैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगा रहा हूं तो वेलोसिटी एट ए इनटू एरिया एट ए इज इक्वल टू वेलोसिटी एट बी इनटू एरिया एट बी। अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी एट ए लिखूं तो ये कितना आ रहा है, एरिया डिवाइडेड बाई एरिया एट ए इनटू वीबी, यही है ना। इसको ध्यान से देखिए, एक बहुत बड़ी टैंक है, टैंक का जो सरफेस एरिया होगा ऊपर वाला, और टैंक में आपने होल क्रिएट कर दिया, तो ये जो सरफेस एरिया है होल के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, ठीक। तो इसका मतलब ए ए इज वेरी वेरी ग्रेटर इन कंपैरिजन टू एरिया एट बी। तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली जीरो। इसका मतलब वी ए की वैल्यू क्या हो गई, अप्रोक्सीमेटली जीरो। तो देखिए क्या आ गया, रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर, तो वेलोसिटी एट बी इज इक्वल टू अंडर रूट टू रो, सॉरी टू जी एच। क्लियर है? देख लीजिए, सिंपल से, ऊपर भी एयर है, यहाँ पे भी एयर है, पानी बाहर निकलेगा तो एयर नहीं आएगा। हो गया सर। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने? Yes, sir.
यस। ठीक है, एक मिनट, जल्दी कीजिए। हो गया? यहाँ पे होल क्रिएट किया है तो लिक्विड यहाँ से निकलेगा। ठीक, कितनी स्पीड से निकला लिक्विड? 2gh से। निकलने के बाद ये क्या करेगा? प्रोजेक्टाइल। ठीक, तो ये मैंने कहा कि ये हाइट मान लीजिए कैपिटल एच, मैंने किसी टेबल पे रखा हुआ, उसकी हाइट कितनी है? कैपिटल एच। तो आपसे पूछा कि अगर ये प्रोजेक्टाइल करेगा तो ये रेंज होगा। प्रोजेक्टाइल में कर रहे थे ना क्वेश्चन ऐसे, तो यही निकालना है, फाइंड रेंज। निकालिए। ये आ रहा है, अच्छा, अंडर रूट में, अच्छा, लेकिन सिंपल 2h इंटू एच। देखिए आप लोगों का क्या आ रहा है? अच्छा, दूसरा ऑप्शन 2 कैपिटल एच। अच्छा, यही आ रहा है, ठीक है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, मैंने बताया था कि जब भी 2 डायमेंशन मोशन हो, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, वाई एक्सिस को और एक्स एक्सिस को। अगर मैं यहाँ पे देखूं, जितना टाइम पार्टिकल को वर्टिकल डिस्टेंस कवर करने में लगेगा, उतना ही टाइम पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने में भी लगेगा। अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में देखूं तो पार्टिकल की वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। 90 डिग्री बन रहा है ना ये, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है, ये h है, यहाँ से आपने पार्टिकल को क्या किया? ड्रॉप किया, तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2h डिवाइडेड बाई g। इतने ही टाइम में पार्टिकल क्या करेगा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करेगा। तो r विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? 2gh, और टाइम कितना है? 2h अपॉन g। सॉल्व कर लीजिए। क्लियर है? ये यस सर। नोट कीजिए। सर ये आर की वैल्यू कैसे आई? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में कोई एक्सीलरेशन होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन को याद कीजिए। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन होता है? नहीं सर। तो सिंपल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेरे को डिस्टेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम कितना निकाला आपने? अंडर रूट 2h अपॉन g। इसको स्पीड से, हॉरिजॉन्टल स्पीड से मल्टीप्लाई करने में तो डिस्टेंस आ जाएगा, मतलब कि रेंज आ गया।
क्लियर है? यस सर, आ गया। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने? Yes. इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, मतलब कि इसके फॉर्मूले को याद रखिएगा। मैंने कहा कि वही वाटर टैंक है, लेकिन यहाँ पे होल आपने किसी वाई पोजीशन पे क्रिएट किया है। ये लिक्विड भरा हुआ है, ये टोटल हाइट क्या है, h, ये हाइट मान लीजिए स्मॉल h। मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है कि फाइंड y so that range is maximum। फाइंड y, मैं कितने हाइट पे होल क्रिएट करूं ताकि मैक्सिमम रेंज मिले मेरे को। जब भी मैक्सिमम मिनिमा की बात होगी तो हम लोग हमेशा डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। y वेरिएबल है, कीजिए कीजिए, डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस होगी। और ज्यादातर लोगों को पता होगा कि y इज इक्वल टू क्या आएगा, h/2। लेकिन करना है आपको, मैं सिर्फ क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं ताकि डिफरेंशिएशन की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो। आप लोग प्लीज वीडियो ऑन करके बैठिए, मेरे को मजबूर मत कीजिए कि मैं यहाँ से रिमूव करना स्टार्ट कर दूं। आपका वीडियो ऑफ हो गया, यहाँ से रिमूव कर दूं तो पर डे आपको रिकॉर्डिंग ही देखनी पड़ेगी। क्योंकि मेरे को ये नहीं पता ना कि एक्चुअली में आप लोग सामने बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। जैसे स्कूल के बच्चे करते हैं, क्या ठीक है ऑनलाइन क्लास है, वीडियो ऑफ करके बस म्यूट किया और चल के घूमने, फिर आधे पौन घंटे के बाद आते हैं जब क्लास ओवर होने वाली होती है। तो ऐसा काम मत कीजिए। नहीं हुआ किसी का? देखिए, मेरे को सिर्फ यहाँ पे डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस करवानी इसलिए क्योंकि डिफरेंशिएशन से रिलेटेड आपको पता है फिजिक्स में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट आएगा, पूरी मैग्नेटिज्म डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें, मैंने कहा कि ये जो वेलोसिटी होगी वो होगी अंडर रूट 2gh। h कौन सी, इसको ऊपर लिक्विड जितना है, ठीक। इसको ऊपर लिक्विड कितना है, कैपिटल H माइनस वाई, क्योंकि मेरे को तो y निकालना है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैपिटल H माइनस वाई। अब आपको पता है, अभी आपने निकाला था, जब मैं किसी भी पार्टिकल को ड्रॉप करता हूं, अगर मैं किसी भी पार्टिकल को ड्रॉप करता हूं
तो यहाँ पे जो टाइम आता है वो कितना आता है 2h डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, अभी निकाला था 2 मिनट पहले। ठीक, और मैं अगर इस टाइम से हॉरिजॉन्टल स्पीड को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को रेंज मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने सिंपल रेंज लिखा, तो रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट कितनी है, टाइम कितना लगेगा, 2y डिवाइडेड बाई जी। ठीक, इनटू हॉरिजॉन्टल स्पीड 2gh माइनस y अंडर रूट। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो आपने 2 को बाहर ले लिया, g तो अंदर कैंसिल हो जाएगा, चलिए पूरा कर देता, 2y इंटू 2gh माइनस y डिवाइडेड बाई जी, यही आएगा। 2 बाहर आ गया, 2 अंदर में बचा y माइनस h माइनस y, यही आ रहा है ना, ये रेंज आ रहा है। आपने कहा कि रेंज को मैक्सिमम करना है, तो देखिए डिफरेंशिएशन करने के तरीका आपको पता है कि अगर यहाँ पे मैं क्या रखूं, इसको डिफरेंशिएट करूंगा y के रिस्पेक्ट में, लेकिन हम लोग दूसरे तरीके से करेंगे डिफरेंशिएशन को। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रोस्टैट में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे मैक्सिमम हो। ठीक है, आपने क्वेश्चन देखा होगा कि फाइंड आउट द पोजीशन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, वहां पे भी सोचने का तरीका यही होता है, क्योंकि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनेगा, अंडर रूट में आ रहा है ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये देखिए, अगर r इज इक्वल टू 2 अंडर रूट वाई इंटू एच माइनस वाई है, अगर रेंज मैक्सिमम है तो अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यूज हैं ये भी मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। अगर रेंज को मैक्सिमम होना है तो इस वाले वैल्यूज को भी मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो मैं इसको डिफरेंशिएट ना करूं, किसको डिफरेंशिएट करूं, सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले को, रेंज मैक्सिमम। तो इसका मतलब y इंटू एच माइनस वाई, ये भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो अगर ये मैक्सिमम होना चाहिए तो इसको आपने किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, y के रेस्पेक्ट में। तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y इंटू एच, डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी बाई डी वाई ऑफ y इंटू एच माइनस वाई स्क्वायर, यही कर रहे हैं ना, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y h का डिफरेंशिएशन h माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0। तो यहां से y इज इक्वल टू क्या आ गया, h/2 आ गया समझ में। अब अंडर रूट को करके थोड़ा सा लंदी जाता और कुछ नहीं होता, और कहीं ना कहीं आप लोग गड़बड़ कर देते हैं अंडर रूट के डिफरेंशिएशन, क्योंकि मैथ सब्जेक्ट नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ। सर हमने स्टार्टिंग में वो 2y h माइनस वाई क्यों किया, सिंपल 2h क्यों नहीं किया, स्मॉल h। मेरे को यहाँ पे जो y निकालना है, ये हाइट मेरे को नहीं पता है ना, y तो वेरिएबल है। मेरे से तो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि लिक्विड जो टैंक में भरा हुआ है उसकी हाइट कैपिटल H है, और मेरे को ये y पोजीशन पता लगानी है जहां पे मैं होल क्रिएट करूं ताकि रेंज मैक्सिमम मिले। तो इसलिए मैंने स्मॉल h को कैपिटल H और y के टर्म में लिखा है ताकि मैं y की वैल्यू निकाल सकूं। ओके सर, फिर सब उसको h में से माइनस कर देंगे बड़े वाले। हाँ हाँ वही है वही, स्मॉल h को आपने लिखा कैपिटल H माइनस वाई, तो इसको नोट कर लीजिए, फॉर्मूले को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पे बेस कई सारे क्वेश्चन आते हैं। अभी एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग। नोट कर लिया, ठीक है। जल्दी जल्दी कीजिए।
अरे वही एच है, एच माइनस वाई वही तो एच हुआ। ये क्वेश्चन दो लोगों ने पूछा, दो बार आंसर दिया, क्यों नहीं सुना? मेरे को वाई निकालना है ना, तो इक्वेशन में वाई आना चाहिए ना, तो एच को मैंने क्या लिख दिया, खत्म। एक टेबल है, उसपे आपने एक वाटर टैंक को रखा हुआ है, और यहाँ पे आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि रेंज क्या मिले, मैक्सिमम मिले। हम लोग लेंदी मेथड से नहीं करेंगे। लेंदी मेथड क्या है? यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, जो आपने रिजल्ट निकाला है उसको यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। जो डेरिवेशन हमने किया था उसको समझिए और उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई कीजिए, देखिए समझ में आ जाएगा। क्या y की वैल्यू? करेक्ट है। जो आपने पढ़ा है बस उसको अप्लाई करना है। देखिए बहुत आसान था। जब ये क्वेश्चन आपने किया था तो यहाँ पे देखिए, ग्राउंड से आपने y निकाला था, वाटर टैंक आपका ग्राउंड पे रखा हुआ था, और हाइट भी जो पानी का लिया था वो आपने ग्राउंड से लिया था। तब आपने कहा था कि y इज इक्वल टू h/2। ठीक, अगर हम लोग इस वाले क्वेश्चन में देखें तो मैंने कहा कि ग्राउंड से ये हाइट मान लीजिए क्या है, x, और ग्राउंड से वाटर की हाइट कितनी है, 3h/2। ठीक, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वाटर का हाइट डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, 3h/4। ये x की वैल्यू आ गई। तो y की वैल्यू क्या होगी, 3h/4 माइनस h/2। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3h/4 माइनस h/2 इज इक्वल टू h/4। अभी आपने कहा था y इज इक्वल टू h/2, तो जो y लिया था वो आपने ग्राउंड से ही डिस्टेंस मेजर की थी, और जो वाटर का हाइट लिया था वो भी आपने ग्राउंड से ही लिया था। तो मैंने कहा कि जो होल क्रिएट किया है आपने वाटर टैंक में, वो ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, x हाइट पे है, और जो वाटर है वो ग्राउंड से कितनी हाइट पे सर है, हमने x क्यों किया, हम h/2 प्लस y भी तो कर सकते हैं। कर लीजिए। तो y तो अननोन है ना, वही तो पूछा जा रहा है। अरे वही चीज है, एक बार पहले ध्यान से समझ लीजिए, जो आप कह रहे हैं मैं भी वही कह रहा हूं।
मैंने क्या किया, ग्राउंड से होल की हाइट देखी, होल कितनी हाइट पे है, x हाइट पे। ग्राउंड से जो वाटर है वो कितनी हाइट पे है, 3h/2। तो होल की पोजीशन कहां पे होनी चाहिए, जो वाटर का हाइट है उसके हाफ पोजीशन पे। तो वाटर का हाइट कितना है, 3h/2। इसका आधा कितना हो जाएगा, 3h/4। ठीक, इसका मतलब होल की पोजीशन पता चल गई कहां से, ग्राउंड से। मेरे को ये डिस्टेंस पता है h/2 और मेरे को क्या चाहिए, y चाहिए। तो मैं टोटल डिस्टेंस में से h/2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो y आ जाएगा। आया समझ में? Yes, sir. लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा और दूसरे तरीके से देखते हैं। हमने क्या पढ़ा, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स में। ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के शॉर्ट ट्रिक है। लेंदी मेथड तो सीख सकते हैं। आपने क्या किया लेंदी मेथड में, बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, अब हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स समझें। अगर मैं इस वाले पोजीशन के बारे में बात करूं, मेरे को तो यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है कि वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से बाहर निकलेगा, और ये हाइट आपने मान ली h। इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट को मानिए a और इस वाले पॉइंट को मानिए b। ठीक, a पॉइंट पे प्रेशर कितना है, ऊपर से P0 प्लस वाटर के कारण ρgh, ये है ना प्रेशर। अगर मैं बी पॉइंट पे प्रेशर लिखूं तो बी पॉइंट पे प्रेशर कितना है, बी तो एयर में आ गया ना, पानी आ गया बाहर, तो इसका मतलब बी पॉइंट पे प्रेशर कितना है, P0, बस एयर में आ चुका है पानी। अब इन दोनों पॉइंट में देखिए क्या चीज डिफरेंस है, प्रेशर। दोनों पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस है। इसका मतलब ये तो सेम हाइट पे है ना। ठीक, तो अगर लॉजिकली सोचे, यहाँ पे प्रेशर एनर्जी ज्यादा है और यहाँ पे प्रेशर एनर्जी कम है, इसका मतलब डिक्रीज इन प्रेशर एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो डिक्रीज इन प्रेशर एनर्जी ρgh गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी हाफ रो v स्क्वायर। आया समझ में? लिखे, क्योंकि इस पे बेस पर एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा। बेसिक तरीका है आपके पास, बर्नौलीज प्रिंसिपल तो है ही, हम लोग कर चुके हैं इस क्वेश्चन को बर्नौलीज से। अब बर्नौलीज हर जगह अप्लाई किया जा सकता है जहां पे भी लिक्विड मोशन है। नोट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. आपने कहा कि एक ये है, यहाँ पे आपने क्रिएट किया होल, इसमें दो लिक्विड हैं, ये मान लीजिए h हाइट है और इसकी डेंसिटी है रो। एक और लिक्विड है, इसकी हाइट 2h है और इसकी डेंसिटी है 2 रो। तो यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड आउट करना है कि कितनी वेलोसिटी से लिक्विड बाहर निकलेगा।
सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए जो भी आपने सीखा। अगर मैं इस वाले पॉइंट पे प्रेशर लिखूं तो इस वाले पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, ऊपर से कितना है पी नॉट, एक इस वाले लिक्विड के कारण प्रेशर रो जी एच, और एक इस वाले लिक्विड के कारण प्रेशर 2 रो जी एच, और इस वाले पॉइंट पे प्रेशर कितना है पी नॉट। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये कितना हो जाएगा 5 रो जी एच ना, 5 रो जी एच इज इक्वल टू हाफ, कौन सा लिक्विड बाहर निकल रहा है, 2 रो वाला लिक्विड बाहर निकल रहा है, तो इसलिए हाफ रो वी स्क्वायर। तो यहां से ये कैंसिल हो गया, रो से रो कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा √5gh। आगे क्या समझ में? नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, Yes, तो sir. अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन करिए थे नीट लेवल का था। ठीक है, नीट लेवल का ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी। ठीक, अब थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर चलते हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा जो एम्स ने पूछा था, और ऐसा टिपिकल है भी नहीं कि आपको लग रहा हो कि एम्स ने बहुत टिपिकल क्वेश्चन पूछ लिया। या आपने कहा कि वही लिक्विड है, ये हाइट h है, इसकी डेंसिटी रो है, तो यहां से लिक्विड बाहर निकलेगा। ठीक, इसके ऊपर का क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए है, और इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया को मान लीजिए स्मॉल ए। तो जैसे जैसे लिक्विड बाहर निकलेगा वैसे वैसे ये लेवल डाउन होता जाएगा, यही होगा ना। ठीक, तो यहां पे पूछा गया फाइंड टाइम when height of liquid is equal to h/2। जब वाटर आपका हाफ पोजीशन नीचे आ चुका होगा कितने टाइम में, ये आपको निकालना है। यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, कीजिए, कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। मैं हिंट देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, तब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, आप लोग कर लेंगे खुद से। मैंने कहा कि जैसे जैसे लिक्विड का लेवल नीचे आ रहा है, धीरे धीरे लिक्विड नीचे आता जाएगा ना, तो ये हाइट कम होती जाएगी। अगर ये हाइट कम हो रही है तो जिस वेलोसिटी से ये बाहर निकल रहा है ये भी कम होता जाएगा, क्योंकि v इज इक्वल टू √2gh होता है। ठीक, तो जैसे जैसे लिक्विड नीचे आएगा ये आपकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, इसका मतलब ये भी वेरिएबल है और ये तो वेरिएबल है ही। तो अगर वेरिएबल टर्म्स मिलते हैं तो हम लोग किसका यूज लेते हैं, इंटीग्रेशन का। ठीक है, हम लोग क्या मानेंगे, किसी भी टाइम t पे लिक्विड यहां तक पहुंच चुका होगा, ये एट टाइम t, और आपने कहा कि स्मॉल टाइम dt में t प्लस dt में ये लिक्विड इतना नीचे आ गया, ये जो स्ट्रिप बना रहा हूं कितना नीचे आ गया, स्मॉल dh, स्मॉल हाइट नीचे आ गया।
तो आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी पढ़ा है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस पे है? वॉल्यूम पर सेकंड। तो वॉल्यूम पर सेकंड जितना नीचे आया, ये गया कहां? बाहर निकल गया ना। तो वॉल्यूम पर सेकंड जितना लिक्विड नीचे आ रहा है dt टाइम में, उतना ही वॉल्यूम पर सेकंड बाहर निकल जा रहा है। ये रिलेशन लिखिए, उसके बाद इंटीग्रेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कीजिए कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए। ये एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक मिनट का टाइम और से ट्राई कर लीजिए, फिर मैं बता दूं। सर ये वो जो कितने के चैप्टर्स? हाँ लॉज ऑफ बोलिए बोलिए मोशन, बोलिए। इक्वेशन ऑफ मोशन थी, उनसे नहीं हो सकता? कैसे? इधर वेरिएबल है ना सभी चीजें। नहीं सर, जैसे h/2 पे आ रहा है जब, तो हाँ। एक तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी और फिर h/2 पे वेलोसिटी, उससे करके नहीं 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 निकाल नहीं, सकते? हर एक टाइम पे सभी चीजें वेरिएबल हैं, तो हम लोग नहीं लगा सकते वैसे। सर फाइनल और इनिशियल पोजीशन में नहीं हो पाएगा? नहीं 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 नहीं, क्योंकि हर एक इंस्टेंट पे हाइट अलग अलग है, तो वेलोसिटी अलग अलग है। हम लोग नहीं लगा सकते, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है ही नहीं, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से नहीं हो रहा चेंज, तो उससे नहीं करेंगे। चलिए ये बताइए, dt टाइम में कितना वॉल्यूम नीचे आया है? क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू dh, यही तो वॉल्यूम होगा इस स्ट्रिप का। इस स्ट्रिप का वॉल्यूम कितना होगा? एरिया, जो सरफेस का एरिया है, इंटू हाइट। हाइट कितनी है? dh, तो a इंटू dh। ये वॉल्यूम कितना नीचे आया, ये हाइट कितनी है? स्मॉल h। ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी कितनी है? √2gh, क्योंकि अभी लिक्विड कितना h हाइट है ना, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? √2gh। तो ये जो निकल रहा है, तो dt टाइम में इसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी? v dt। अगर लॉजिकली सोचिए तो एक सिलेंड्रिकल शेप ही तो होगा। मैं स्मॉल टाइम की बात कर रहा हूं। आप लोग ये मत कहते सर ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। अरे करेगा, लेकिन मैं यहाँ से स्मॉल टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ। टाइम इतना स्मॉल है कि आपको ऐसा नजर आएगा कि ये सिलेंड्रिकल है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। इतना वॉल्यूम नीचे आया और इतना वॉल्यूम बाहर निकला dt टाइम में, दोनों इक्वल होने चाहिए ना। ठीक, तो आपने लिखा ये स्मॉल a है, v a इंटू dt, तो a dh इज इक्वल टू v की वैल्यू क्या है? √2gh। स्मॉल a इंटू dt। अब सेम वेरिएबल्स को एक तरफ ले लीजिए, तो dh डिवाइडेड बाई √2gh इंटीग्रेशन इज इक्वल टू स्मॉल a डिवाइडेड बाई कैपिटल A।
जीरो टाइम में h कितना था, कैपिटल H। किसी टाइम t पे h की वैल्यू क्या हो गई, h/2। यही तो पूछा जा रहा है, सॉल्व कर दीजिए। ये तो इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा ना, सिंपल इंटीग्रेशन, 1/√x का इंटीग्रेशन, क्योंकि 2g तो कांस्टेंट है। हो गया? So 1 second. कर लीजिएगा, घर पे इसको सॉल्व कर लीजिएगा। हो गया सर, ठीक। अभी यहीं पर इसको छोड़िए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन सिंपल इंटीग्रेशन है 1/√x का, और कुछ नहीं है। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो ट्राई करेंगे आज। मैंने कहा ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। ये एक वाटर टैप है और एक पानी की टंकी है। यहां से जो पानी गिर रहा है अल्फा मीटर क्यूब पर सेकंड, इतना पानी गिर रहा है पर सेकंड, ठीक है, इतने वॉल्यूम का। तो ये टैंकी है, इसमें पानी धीरे धीरे भरेगा, पानी गिर रहा है तो, ठीक। और यहाँ पे एक होल भी क्रिएट किया हुआ आपने, तो यहां से पानी बाहर भी आएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा गया फाइंड H, फाइंड H एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। पानी गिर भी रहा है या पानी निकल भी रहा है, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाइए कि निकल भी रहा है, गिर भी रहा है और वाटर लेवल बढ़ भी रहा है, तीनों चीजें एक साथ हो रही हैं। अभी क्या था, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में सिर्फ वाटर लेवल डाउन हो रहा था और पानी बाहर निकल रहा था, सिर्फ दो केसेस एक साथ हो रहे हैं। यहाँ पे क्या है, पानी का लेवल बढ़ रहा है और निकल भी रहा है और पानी आ भी रहा है, तीन एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा लॉजिकली सोचेंगे तो आपको इक्वेशन बनती हुई नजर आ जाएगी। सर ये अल्फा के बाद क्या लिखा है? अल्फा मीटर क्यूब पर सेकेंड, अल्फा मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आपको यहाँ पे h एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत साल पहले CPMT में पूछा था, वो इसी के फॉर्मूले का बेस था। हम लोग आखिर में इसको, अच्छा ये बताइए, यहाँ पे जो वेलोसिटी है, यहाँ से जो पानी बाहर निकल रहा है, क्या ये किसी टाइम पे कांस्टेंट हो जाएगा क्या, ये वेरिएबल ही रहेगा? आप कह रहे हैं कि पानी भरता जा रहा है, पानी भरता जाएगा तो h तो वेरिएबल आ गया, अगर h वेरिएबल होगा तो v भी वेरिएबल होना चाहिए। एक ऐसा टाइम आएगा, वो इस क्वेश्चन में प्रूफ होगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब वाटर लेवल पता है कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे h बढ़ता जा रहा है, इमेजिन कीजिए जैसे जैसे ये h बढ़ता जा रहा है, बाहर निकलने की स्पीड बढ़ती जा रही है, ठीक है। इसका मतलब एक ऐसा टाइम आएगा कि जितना पानी गिर रहा होगा उतना पानी बाहर निकल रहा होगा, इसका मतलब h कांस्टेंट आ जाएगा। तो CPMT ने वही पूछा था कि वो h की वैल्यू क्या है। अब वो h के लिए एक सिंगल फॉर्मूला है जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी भी बता रहा, आप लोग करेंगे तब समझ में आ जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, फिर कल हम लोग यहीं से आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक। अभी बहुत क्वेश्चन बचे हुए हैं इस पे, क्योंकि बर्नौली से बहुत क्वेश्चन आते हैं। वेंचुरी मीटर है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे कि तो एप्लीकेशन उसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है। मैग्नस इफेक्ट है, वो भी इसी पे है, ठीक
कि घर की छत पे जब भी तूफान आता है तो खिड़की को ओपन करके रखना चाहिए, क्यों? वो भी इसी में डिस्कस करेंगे, थ्योरी में एक बार पूछा था। ठीक है, तो ये सब अभी बर्नौलीज पे बहुत क्वेश्चन बचे हुए हैं। उसके बाद हम लोग एयर बबल्स के बारे में बात करेंगे, वो भी बर्नौलीज एप्लीकेशन से ही आता है। ठीक, तो एक लेक्चर और लगेगा, बर्नौलीज से लगभग क्वेश्चन हो जाएंगे। बहुत नहीं करवाऊंगा, जितने नीट लेवल पे पूछेंगे उतने ही। ये लास्ट क्वेश्चन है टिपिकल। ठीक, तो उसके बाद फिर से वापस आ जाएंगे नीट लेवल पे। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस सर जरूर कीजिए, ये वो क्वेश्चन हो शीट और जाना चाहिए। भिजवा दीजिएगा। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन हो जाना चाहिए हर एक का। हिंट दे दिया मैंने कि 3 चीजें एक साथ हो रही हैं। ठीक, इस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए। मैं हिंट और भी दे देता हूँ। ये अल्फा मीटर क्यूब आया, dt टाइम में कितना आएगा? अल्फा dt। और ये अल्फा dt 2 जगह यूज हो रहा है, एक तो वाटर लेवल बढ़ा रहा है, पानी निकाल भी रहा है। बस इन दोनों को ऐड कीजिए, इसके इक्वल रख दीजिए अल्फा dt के। इक्वेशन बन गई, इंटीग्रेट कर दीजिए, आंसर आ जाए। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का इसके बाद लास्ट टॉपिक होगा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में अप्रोक्सीमेटली 2 लेक्चर लग जाएंगे। ठीक, उसके बाद लास्ट में मैंने बोला था कि एक्सेलरेटेड फ्लूइड के फॉर्मूले पे बेस्ड एक एक क्वेश्चन करवा दूंगा। नीट में कभी नहीं पूछा गया, लेकिन करवा जरूर दूंगा। ठीक है, कि बकेट में पानी रखा हुआ, भाग रहे हैं, इंक्लाइन प्लेन पे भाग रहे हैं, ऊपर भाग रहे हैं, नीचे भाग रहे हैं, उसको रोटेट कर, ये केसेस होते हैं। तो हर एक में क्या क्या डिफरेंस आएगा, एक एक क्वेश्चन हर एक केस। अगर बाई चांस क्वेश्चन आए तो फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट मैं कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में इसी का आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके ओके, वेलकम।